हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार। मैं साहब सिंह सर आप सभी का आपके ही इस यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है आपकी क्लास टेंथ की जो बुक है इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पोइम है ए टाइगर इन द जू। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोइम है वो लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। और इस पोइम के अंदर वो जो हम एनिमल्स को केज में बंद कर देते हैं, जू में रखते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में भगवान ने उनको बनाया है जंगल में रहने के लिए, फ्री, एज ए फ्री एनिमल, फ्री जिंदगी जीने के लिए। लेकिन हम लोग अपने अपने शौक को पूरा करने के लिए, अपने एंटरटेनमेंट को पूरा करने के लिए, अपनी छोटी सी खुशी के लिए हम लोग उन एनिमल्स की फ्रीडम को खत्म कर देते हैं, उन्हें पकड़ के और छोटे छोटे पिंजरों में बंद कर देते हैं। तो इस पोएम के अंदर लेस्ली नॉरिस ने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एक जो टाइगर होता है, वो उसको जो इतना पावरफुल और माइंडेड एनिमल होता है, उस एनिमल को, उस टाइगर को हमने एक पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे में बंद करने के बाद वो कैसा महसूस करता है और कैसी लाइफ जीता है, वो कितना हेल्पलेस फील करता है, कितना एगोनी फील करता है। और अगर उसको हम फ्री रखते, उसी टाइगर को अगर वो जंगल में होता, तो वो किस तरह की लाइफ जी रहा होता, ये लेस्ली नॉरिस ने इस पोइम के अंदर हमको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है माय डियर फ्रेंड। तो यही इसका जो थीम है इस पोइम का, ए टाइगर इन द जू, कि एक टाइगर जब केज में होता है, पिंजरे में बंद होता है, तो वो कैसा फील करता है, और वही टाइगर अगर जंगल में होता तो वो कैसा, किस तरह की जिंदगी जी रहा होता। इसमें आज की अपनी ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको इस पूरी पोइम की एक्सप्लेन करता हूँ, करूँगा। इसका पूरा जितने भी स्टेंजाज हैं उनकी लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो सारे डिफिकल्ट वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। और साथ में जो पोइटिक डिवाइसेस जितने भी यूज हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता है कि क्वेश्चंस आजकल पोइटिक डिवाइसेस से आ जाते हैं। तो पोइटिक डिवाइसेस जितने भी लाइनों में पोइटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं वो भी मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, ताकि कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप 100% हर क्वेश्चन का आंसर दे पाए और फुल मार्क्स ला पाए। मेन अपना टारगेट फुल मार्क्स लाने का होगा डियर स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो स्टेंजा है इसका, he stalks in his vivid stripes. He stalks in his vivid stripes. अब यहां पर जो पॉइंट है वो बोल रहे हैं टाइगर के लिए कि वो मूव करता है। स्टॉक्स का मतलब होता है मूव करना, चलना। वो चलता है इन हिज विविड स्ट्राइप्स। विविड यानी जो उसके बॉडी पर जो धारियां बनी हुई है, जो लाइनें बनी हुई है, वो जो चमकदार गहरी जो लाइनें, विविड यानी दूर से जो चमकती हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रिप्स जो चमकती हैं, वो जो चल रहा है, वो चलता है इसमें केज में, तो उसकी धारियां दूर से दिखती हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, लेकिन वो सिर्फ उतने ही स्टेप्स चल पाता है जितना बड़ा वो केज है। आप देखते हो कितना छोटा सा उसका केज बनाते हैं जू में। तो उस जू में वो छोटे से केज के अंदर वो टाइगर होता है, तो वो टाइगर चलता रहता है। हम जब जाते हैं, कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा जू में, तो वो टाइगर उस केज के अंदर ही इधर से उधर चलता है, फिर इधर घूम के इधर चलता है, उसी में चलता है। तो द फ्यू, द यहाँ पे लगाया है, द फ्यू स्टेप्स का मीनिंग है सिर्फ वो उतने ही कदम चल पाता है जितना बड़ा वो केज है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब जो टाइगर का जो फुट होता है, पैर जो होता है, उसमें नीचे की जो पत्तलियां होती हैं, उन वो पैड्स, वो जो उसके होते हैं ना फुट, वो स्पंजी होते हैं, वेलवेट की तरह होते हैं। वेलवेट स्पंजी, आपने जैसे अपने मैट्रेस वगैरह होते हैं,
तो उसमें आपने देखा होगा कि हम जब प्रेस करते हैं उस पर तो वो नीचे दब जाता है, फिर दोबारा से ऊपर आ जाता है, फिर दब जाता है। तो इसी तरह के जो उसके नीचे का जो फुट होता है वो वेलवेट की तरह स्पॉन्जी होता है इन हिज क्वाइट रेज। और वो चलता रहता है, क्वाइट रहता है, चुप रहता है, लेकिन गुस्से में होता है, रेज में होता है। यानी उसके मन में गुस्सा तो बहुत होता है कि मुझे यहाँ पे बंद कर रखा है इन ह्यूमंस ने, लेकिन वो बेचारा हेल्पलेस होता है, वो कुछ कह नहीं सकता, कर नहीं सकता, इसलिए क्वाइट रेज यहाँ पे बोला है। तो डियर फ्रेंड्स, आपने ये स्क्रीन पर देख ही लिया कि ये वर्ड मीनिंग्स मैंने लिख ही दिए हैं, आप इनका यूज कर सकते हो। साथ में मैं अब आपको जो पोइट्रिक डिवाइसेस है, लिटरेरी डिवाइसेस, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले राइमिंग स्कीम इसमें ए बी सी भी लगा हुआ है, वो आप देखें। जैसे कि फर्स्ट हर लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है उसकी प्रोनाउंसिएशन ही हमको राइमिंग स्कीम बताती है। आप जानते हैं ये। जैसे स्ट्रिप्स, अब स्ट्रिप्स में इप्स का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। यहाँ पे केज में अगला नेक्स्ट अलग तरह का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो इसको हम स्ट्रिप्स के प्रोनाउंसिएशन को ए नाम देते हैं। केज का अलग प्रोनाउंसिएशन हो गया तो हमने बी नाम दे दिया। फिर यहाँ पे क्वाइट, ये और क्वाइट, इसी अब ये भी दोनों से अलग इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया तो इसका सी नाम दे दिया। और लास्ट में इसका रेज। अब ये रेज की जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको पता है, सेकंड लाइन के लास्ट वर्ड केज जैसी है, बी जैसी। तो यहाँ पे ए बी सी बी, ए बी सी बी यहाँ पे आपकी राइमिंग स्कीम बन गई। इसी तरह से हम राइमिंग स्कीम बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाओ इसके लिटरेरी डिवाइसेस। तो जो मेन जो इसका पूरा लिटरेरी डिवाइस जो इसमें यूज कर रखा है इसने, वो है पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि यहां पर इसने जो एनिमल है टाइगर, उसको ही लिखा हुआ है पॉइंट के अंदर। यहाँ पे ही स्टॉक्स, ही अपन जनरली जो ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं, ही और सी, तो यहाँ पे इसने टाइगर को ही इससे डिनोट किया गया है। तो इस वजह से यहाँ पे हम बोलेंगे कि पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर यूज किया गया है। पर्सोनिफिकेशन का मेन यही है, जब कोई भी नॉन ह्यूमन जो चीजें होती हैं उनको अगर हम ह्यूमंस की तरह ट्रीट करते हैं तो हम बोलते हैं यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे टाइगर के लिए इसने ही यूज किया है, तो यहाँ पे इसका मतलब है पर्सोनिफिकेशन लग गया। मेटाफोर, मेटाफोर जब हम कोई चीज का कंपैरिजन करते हैं, यानी पॉइंट जो कंपैरिजन अगर किसी चीज का करता है तो हम ये बोलते हैं कि यस यहाँ पर मेटाफोर यूज हुआ है। लेकिन उसके लिए मेटाफोर के लिए वो लाइक और एज का यूज नहीं करता। तो जब लाइक और एज का यूज नहीं करता है तो हम बोलते हैं कि मेटाफोर। अगर लाइक कंपैरिजन के लिए लाइक और एज का यूज अगर वो करता है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे कौन सा डिवाइस यूज हुआ है, आपको याद आ रहा होगा। जब कंपैरिजन के लिए वो लाइक और एज का वर्ड यूज कर लेता है तो क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं सिमिली यूज हुआ है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि कंपैरिजन तो कर रखा है इसने, लेकिन कोई उसका यूज नहीं है। लाइक जैसे पैड्स ऑफ वेलवेट, अब यहाँ पे देखिए ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, यानी उसके जो फुट है उसके फुट को सीधा पैड्स ऑफ वेलवेट बोल दिया। लाइक नहीं बोला कि उसके हिज फुट्स आर लाइक पैड्स ऑफ वेलवेट, ऐसे नहीं बोला, डायरेक्ट ही बोल दिया कि उसके जो पैड है यानी उसके जो पॉज हैं, उसके जो पैर हैं वो सीधे वेलवेट है। इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट हम बोल देंगे कि मेटाफर यूज हुआ। एंजेममेंट, एंजेममेंट माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखें, एंजेममेंट तब यूज होता है जब कोई भी लाइन के लास्ट में अगर कोई किसी भी तरह का पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा हुआ हो और सीधा अगली लाइन स्टार्ट हो जाए। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन को अगर आप देखो, स्ट्रिप्स के बाद में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कॉमा फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन कोई सा भी नहीं है, सीधा नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो गई, इसलिए हम बोल देंगे एंजेममेंट यूज हुआ। इमेजरी, इमेजरी मतलब इमेजिन किया हुआ हो। तो यहां पर आप अगर देखें तो जो पॉइंट है वो इमेजिन कर रहे हैं कि भाई वो जो टाइगर है वो मूव कर रहा है, वो उसमें केज के अंदर बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स उसकी बॉडी पर बनी हुई है। तो
तो ये जस्ट एक इमेजिन किया हुई बात है ना। जरूरी नहीं है कि वो इस वक्त यहाँ पर बैठा हुआ है और वो उसके सामने बैठ करके लिख रहा है, वो जस्ट इमेजिन कर रहा है। तो ये इमेजिन करके और लिखी हुई पोइम है कि वो जनरली ऐसा ही होता है कि जो हम देखते हैं टाइगर्स को, वो टाइगर चलते हुए हमें नजर आते हैं, चुपचाप से इधर से उधर चलना। तो ये इमेजिन की हुई बात है, इसलिए इमेजरी यूज हुआ है। कॉन्सोनेंस और एसोनेंस, जब कभी किसी लाइन के अंदर दो या दो से ज्यादा वर्ड्स में कॉन्सोनेंट, सेम कॉन्सोनेंट अगर यूज हुआ है, उसकी साउंड यूज हुई है, तो हम बोलते हैं कॉन्सोनेंस, लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। और अगर बॉवेल यूज हुआ है, बॉवेल, तो कोई भी बॉवेल की साउंड यूज हुई है दो या दो से ज्यादा वर्ड में, तो हम बोलते हैं एसोनेंस यूज हुआ है। तो आप यहां पर देखें, स्टॉक्स हिज स्ट्रिप्स, एस, एस और एस, यहां पे एस 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 का यूज हुआ है तीनों वर्ड्स में। जैसे ऊपर अगर आप देखें, स्टॉक्स में एस यूज हुआ है, हिज, स्टॉक्स में लास्ट में एस, हिज में लास्ट में एस, और स्ट्रिप्स में लास्ट में एस। तो तीनों में एस की प्रोनाउंसिएशन यूज हुई है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसमें कॉन्सोनेंस लग गया। एसोनेंस, आई यूज हुआ है, हिज विविड स्ट्रिप्स, यहां पे अगर आप देखें, इन हिज क्वाइट, यहाँ पे इन में आई लग गया, हिज में भी आई लग गया, है ना। तो इसलिए, और ऊपर भी अगर आप देखें, इन हिज विविड, इन में आई लगा हुआ है, हिज में भी आई आया हुआ है, विविड में भी आई आया हुआ है, यानी तीनों इन वर्ड्स में आई की आई जो वोवेल होता है उसकी प्रोनाउंसिएशन लगी हुई है, इसलिए एसोनेंस है। ऑक्सीमोरन, जब कोई दो वर्ड साथ में यूज हुए हो, कंजिक्यूटिव दो वर्ड हो, और दोनों का जो मीनिंग है वो अपोजिट हो। जैसे अगर आप ये इसमें देखें लास्ट लाइन में स्टेंजा की, इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट का मतलब होता है चुपचाप, और रेज का मतलब होता है गुस्से में। अब एक तो चुपचाप और एक गुस्से में, दोनों अपोजिट हो गए ना, और दोनों को साथ साथ में यहां पे यूज किया है कि वो जो टाइगर है वो चुप तो है, कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन वो मनी मन में गुस्से में भी है। तो जब कभी भी किसी भी लाइन के अंदर दो ऐसे वर्ड यूज हो जाएं जो साथ में यूज हो, दो वर्ड लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंट हो, तब हम बोलते हैं ऑक्सीमोरन यूज हुआ है। तो इस तरह से आपने देखा फर्स्ट स्टेंजा के अंदर यहाँ पे कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। पर्सोनिफिकेशन लगा है, मेटाफर लगा है, एंजॉयमेंट लगा हुआ है, इमेजरी लगा हुआ है, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस, ऑक्सीमोरन, ये इसमें पोएटिक डिवाइसेस मैंने सारे मैक्सिमम जितने भी पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं वो सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। इनसे आगे और कुछ भी नहीं होगा, दिस माय प्रॉमिस माय डियर स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम अगला जो स्टेंजा है उस पर। ही शुड बी लर्किंग, अब ये देखो फर्स्ट जो आपका स्टेंजा था उसके अंदर हमें बताया गया है कि वो जब केज के अंदर होता है, जू में एक पिंजरे के अंदर जब वो होता है, तब वो क्या कर रहा होता है, वो चुपचाप चल रहा होता है ना, कोई किसी कुछ कर नहीं सकता। लेकिन वही वही टाइगर अगर जंगल में होता, फॉरेस्ट में होता, जिसके लिए भगवान ने उसे बनाया है, तो वो क्या कर रहा हो, वो यहां पर हम देखेंगे। तो ही शुड बी लर्किंग, वो छिपा हुआ होता, इन शैडो, किसी शैडो में, यानी किसी पेड़ की छाया में या किसी पेड़ के पीछे, उसमें वो छिपा हुआ होता। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और जो जंगल में तो आपको पता है बड़ी बड़ी घास होती है, तो वहां से लंबी लंबी घासों से वो जो चलने की बजाय स्लाइड करता, खिसकता धीरे धीरे, नियर वाटर होल, कोई पानी का जो सोर्स होता है, जैसे पूल हो, रिवर हो, या कोई भी वाटर का वाटर सोर्स हो सकता है, उसके पास में जनरली क्यों छिपा हुआ होता, अपने शिकार करने के लिए, अब उसके खाने के लिए वो इंतजार करता है। क्योंकि जितने भी जानवर होते हैं वो सारे के सारे पानी पीने के लिए आते हैं। अब पानी पीने के लिए आते हैं, आएंगे सारे एक ही जगह, क्योंकि सोर्स, वाटर सोर्स जो होता है एक या दो ही होता है ना। तो वो नदी हो, रिवर हो, या कोई पौंड हो, तालाब हो, कोई भी, तो उसी जगह पे आएंगे सारे। तो ये जो टाइगर होता है ये काफी क्लेवर होता है, क्लेवर एनिमल होता है,
काफी माइंडेड एनिमल होता है। ये क्या करता है, पहले से वहां जाके छिप जाता है कि सारे एनिमल यहाँ पे आएंगे और मैं उनको खा लूंगा। तो छिप करके और फिर जब वो जैसे ही पानी पीने लगते हैं तो ये आवाज ना हो इसके लिए ये चलता नहीं है, वो झाड़ियों में से पेड़ों के पीछे से जोर जोर से चल के नहीं आता, नहीं तो वो भाग जाएंगे। वो धीरे धीरे खिसकता है, यानी स्लाइड करता है उन घासों में, और उसके बाद जो भी इसका शिकार है, यहाँ पे प्लम्प डियर के लिए, क्योंकि उसका फेवरेट ये खाना होता है टाइगर का, जो प्लम्प यानी मोटा जो हिरन होता है उसको खाने के लिए वो वहां पे सीधा अटैक कर देता है। तो यहाँ पे आपने देखा ये डिफिकल्ट वर्ड्स है, लर्किंग यानी हिट छिपना, स्लाइडिंग, वाटर होल, प्लम्प, ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसका लिटरेरी डिवाइस कौन कौन से हुए। राइमिंग तो आपको मैंने जैसे पहले बताया, हर जगह हर स्टेंजा में वही राइमिंग है, ए बी सी बी। एंजाइममेंट, यहाँ पे आपने देखा कि सेकंड और थर्ड लाइन है, इसमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, सीधा आगे बढ़ गई है लाइन, इसलिए इसमें एंजाइममेंट लगा हुआ है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन जब लगता है जब कोई भी सेम अल्फाबेट यानी वो रिपीट होता है। तो जैसे यहाँ पे अगर आपने देखे प्लम्प पास, ये लास्ट वाली जो लाइन है इसमें पी से प्लम्प बना है और पी से पास बना है, तो दो वर्ड हैं, दोनों ही वर्ड सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हुए हैं। तो जब सेम अल्फाबेट से जब स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग देखिए, बीच में अगर कोई अल्फाबेट आ जाए, सेम कॉन्सोनेंट आता है तो कॉन्सोनेंस लग जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में सेम कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम एलिट्रेशन बोलते हैं। इमेजरी, जो कि पूरी पोएम के अंदर इमेजरी लगी हुई है, तो आपको पता है कि इमेजरी लगी हुई है क्योंकि इमेजिन तो कर रहा है पोइट यहाँ पर कि अगर वो जंगल में होता तो ऐसा करता, वो छिपा हुआ होता, है ना, तो इमेजरी लगा हुआ है। जनरली यही जो पोएटिक डिवाइसेस है वो हर एक में यही रिपीट होंगे। अब नेक्स्ट जो स्टेंजा है अपना थर्ड नंबर का, वो है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। अब वो जंगल में होता तो क्या करता, सेकंड में भी अपन ने यही पढ़ा है, थर्ड में भी अपन ने यही पढ़ रहे हैं कि अगर वो जंगल में होता तो क्या कर रहा होता, ही शुड बी स्नार्लिंग। एक बार इसको जूम कर देता हूं मैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आपको शायद दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। यस, ही शुड बी स्नार्लिंग, यानी वो जंगल में अगर होता है तो जब कई बार जब टाइगर बाहर निकलता है अपने शिकार के लिए, अपने खाने के लिए सर्च में जब बाहर निकलता है, तो वो जब कई बार ऐसा होता है कि पूरे जंगल में वो बढ़ता रहता है और उसको कोई भी दूसरा एनिमल खाने के लिए नहीं मिलता, और वो चलते चलते जंगल के एंड तक पहुंच जाता है। और जब जंगल के एंड एज तक पहुंच जाता है, किनारे तक, बॉर्डर बाउंड्री तक पहुंच जाता है, तो वहां से फिर उसको पास वाले जो गांव विलेजेस जो होते हैं वो दिखने लग जाते हैं। तो ये सीन वहां का बताया हुआ है कि अगर जब टाइगर पूरे जंगल में अपने शिकार के लिए निकलता है और उसको कोई शिकार नहीं मिलता, तो वो एंड तक पहुंच जाता है, और वो एंड जो होता है जंगल का, वहां से पास वाला विलेज उसको दिखाई देता है। तो वहां से जब वो भूखा तो होता ही है, उसको वहां पर शिकार मिला नहीं, तो वो जो विलेज होता है, विलेज में जब उसको कोई भी जो लिविंग नजर आता है, चाहे वो ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, और कुछ भी, उनको खाने के लिए, उनको डराने के लिए वहां से जोर से दहाड़ता है। तो यहां पर ये इमेजिन किया गया है, ही शुड बी स्नार्लिंग। स्नार्लिंग उसकी जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, ग्राउलिंग भी बोल सकते हैं जिसको, कि बहुत जोर से वहां से चिल्लाता अराउंड हाउसेस, उन घरों की तरफ देख करके, एट द जंगल एज, जंगल के किनारे से, बेरिंग हिज व्हाइट फैंक्स, और वहां से जब वो जोर से आवाज निकालता है अपने मुंह को खोल करके, तो उसके जो मुंह में जो व्हाइट टीथ होते हैं, फैंक्स का मतलब यहाँ पे टीथ है, तो वो लंबे टीथ जब वो बाहर दिखते हैं, हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, और जोर से जब आवाज करता है, उसका मुंह जब खुला हुआ होता है, तो जो गांव वाले जो एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, जब उसकी आवाज को वो सुनते हैं तो वो बुरी तरह से डर जाते हैं, टेरराइज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, इधर से उधर भगदड़ मच जाती है, एनिमल्स भी भागने लग जाते हैं,
जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं या फिर और जो लिविंग्स होते हैं, हम ह्यूमंस जो होते हैं, वो भी डर के मारे इधर से उधर भागने लग जाते हैं और छिपने की कोशिश करते हैं। तो ये उसका सीन बताया, इमेजिन किया गया सीन बताया कि जब टाइगर जंगल में अपने शिकार की खोज में बाहर निकलता है और जब उसको नहीं मिलता शिकार, तो वो जंगल के एंड तक पहुंच जाता है, गांव की तरफ देख करके वो जोर से चिल्लाता है। यहाँ पर राइमिंग स्कीम सेम है डियर स्टूडेंट्स। एंजॉयमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, एंजॉयमेंट जब कोई लाइन बिना पंक्चुएशन मार्क के आगे बढ़ जाती है तो ये इसको बोलते हैं कि यहाँ पे कोई पंक्चुएशन। तो फर्स्ट लाइन जो यहाँ पे थी थर्ड स्टैंजा की, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, तो हाउसेस के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एंजॉयमेंट लग गया। अब यहाँ पे एक नया ध्यान दें आप, जो पोएटिक डिवाइस है वो ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया साउंड से रिलेटेड होता है। जब कोई भी ऐसा वर्ड यूज हो किसी लाइन में जिसका जो साउंड से, बोलने से या किसी भी तरह की साउंड क्रिएट करता है, तो हम बोलते हैं ओनोमेटोपिया। तो यहां पर ये जो स्नार्लिंग वर्ड, फर्स्ट लाइन में स्नार्लिंग का मतलब होता है जोर से जो टाइगर चिल्लाता है, आवाज निकालता है, तो यहाँ पे स्नार्लिंग वर्ड का मतलब होता है जोर से आवाज निकालना, इसलिए ओनोमेटोपिया यूज हुआ। एसोनेंस और कॉन्सोनेंस यहाँ पे यूज हुए हैं। एसोनेंस आप जानते हैं जब वोवेल यूज होता है, जैसे यहाँ पे शुड, अराउंड, हाउसेस, ओ तीनों में ओ यूज हुआ है। और ये जो बेरिंग, हेज और वाइट और हेज, ये तीनों चारों में आई का प्रोनाउंसिएशन यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पर एसोनेंस हो गया, यानी वोवेल यूज हुआ है दोनों जगह। और कॉन्सोनेंस, यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे एस का यूज हुआ है, हिज में भी एस लगा हुआ है, फैंक्स में भी एस लगा हुआ है और क्लॉज में भी एस लगा हुआ है। ये थर्ड लाइन के अंदर यहाँ पे हिज एस लग गया, फैंक्स में भी एस लग गया और लास्ट में क्लॉज और हिज में भी लग गया, इसलिए यहाँ पे एस जब कॉन्सोनेंट लग गया तो कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। और जब आई यानी वोवेल लग जाता है तो वोवेल लगा हुआ है, जैसे कि हिज में लगा हुआ है, वाइट, इट, वाइट में भी आई आया हुआ है, इस हिज में भी आई आया हुआ है, तो यहाँ पर ये एसोनेंस लग गया। तो ये आपके लिटरेरी डिवाइसेस हैं। अब आ जाओ फोर्थ स्टेंजा, बट हिज लॉट। आपने देखा कि फर्स्ट जो स्टेंजा था उसमें हमने टाइगर को, जब टाइगर उसमें केज में होता है तब की सिचुएशन बताई थी। सेकंड और थर्ड में बताया कि अगर वो जंगल में होता तो क्या कर रहा होता। अब फोर्थ स्टेंजा में अगेन हम आ चुके हैं जो वो केज में होता है, बट लेकिन ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट से। लेकिन जो टाइगर जंगल में होता है तो वो क्या क्या कर रहा होता हमने पढ़ा। अब लेकिन हमने कर क्या दिया, उस टाइगर को लॉक कर दिया, उसको बंद कर दिया है कंक्रीट सेल, यानी चूने मिट्टी की और कंक्रीट की बनाई हुई दीवारों के भीतर हमने उसको बंद कर दिया है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी जितनी ताकत जो नेचर ने दी है उसको, भगवान ने जो उसको जितनी ताकत दी है, जितना माइंड उसको दिया है, जितनी एक्टिवनेस उसकी बॉडी में दी है, जितनी स्ट्रेंथ उसको दी है, वो सब कुछ अब उसके किसी काम का नहीं है। अब वो सारी स्ट्रेंथ है वो जो हमने केज के अंदर उसको बंद किया है उसके अंदर बंद हो गई, यूजलेस होगी, अब वो हेल्पलेस बन गया। बिहाइंड बार्स, बार्स मतलब जो सरिये हम लगा के रखते हैं, बार लगा के रखते हैं लोहे के उसमें पिंजरे में, जिसमें केज में वो बंद होता है, तो वो बिहाइंड बार्स यानी उसके बार्स के पीछे है, पिंजरे में बंद है, तो अब उसकी ताकत किसी काम की नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, अपनी ताकत का, अपनी स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर सकता। स्टॉकिंग, सिर्फ वो करता क्या है बेचारा, स्टॉकिंग, वो सिर्फ चलता रहता है लेंथ ऑफ हिज केज, अपने केज की जितनी भी लंबाई है, जितना बड़ा है उसी में वो इधर से उधर चलता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर्स हम लोग जाते हैं ह्यूमंस उसको देखने के लिए जाते हैं, अब क्योंकि उस वो हैबिचुअल हो चुका होता है, उसको पता है सुबह से शाम तक क्या होता है, सब लोग देखने के लिए जाते हैं, है ना, तो वो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता किसी में भी और वो सिर्फ उनको इग्नोर करता है। अब लिटरेरी डिवाइस राइमिंग स्कीम वही है, ABCB लगा हुआ है। पर्सोनिफिकेशन, आपको पता है कि यहाँ पे ही से टाइगर को ही से डिनोट किया गया है, तो पर्सोनिफिकेशन जैसे पहले भी लगा हुआ था, यहाँ पर भी उसको ही इज लॉक में ही लगा दिया तो पर्सोनिफिकेशन बन गया। एसोनेंस और कॉन्सोनेंस यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे लॉक्ड कंक्रीट सेल। अब यहाँ पे ई लगा हुआ है ना, लॉक ही में
ई आ गया, लॉक्ड में भी ई आ गया, कंक्रीट में भी ई आ गया और सेल में भी ई आ गया। तो तीनों जगह चारों वर्ड में ही आया हुआ है, इसलिए वोवेल की साउंड है, तो यहाँ पे एसोनेंस लग गया। कॉन्सोनेंस एस लगा हुआ है, हिज में एस है, स्ट्रेंथ में एस है और वार्स में एस है, तो कॉन्सोनेंस। और एलिट्रेशन, जब कोई वर्ड, दो या दो से ज्यादा वर्ड सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं तो हम बोलते हैं कि एलिट्रेशन लग गया। तो बिहाइंड और बार्स दोनों बी से स्टार्ट है, बिहाइंड भी बी और बार्स भी बी, इसीलिए यहां पर एलिट्रेशन लग गया। तो ये पोएटिक डिवाइसेस हैं। लास्ट हमारा स्टेंजा आता है इसका, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। ये भी वही की सिचुएशन है जब वो सेल के अंदर बंद होता है, केज के अंदर बंद होता है। ही हियर्स, वो सुनता है, हियर यानी सुनना, द लास्ट वॉइस, आखिरी आवाज सुनता है, एट नाइट, रात को। द पेट्रोलिंग कार्स, किसकी आवाज सुनता है वो? पेट्रोलिंग कार, यानी दिन को जितने भी विजिटर्स होते हैं वो चले जाते हैं, फिर वो रात को कोई जाते नहीं है हम लोग, तो रात में वो अकेला होता है, लेकिन अभी भी उसको डिस्टरबेंसी होती रहती है। रात को भी वो शांति से नहीं सो सकता, क्योंकि वहां पे पुलिस वालों की जो पेट्रोलिंग कार जो होती है, गाड़ी जो होती है, वो घूमती रहती है और वो आवाज करती रहती है ना, हो अपना जो उनकी साउंड जो होती है वो बजाती रहती है, तो पेट्रोलिंग की जो गाड़ियों की आवाज उसको सुनाई देती रहती है। एंड स्टेयर्स, अब फिर वो जब रात को भी डिस्टर्ब रहता है, पेट्रोलिंग कार्स की आवाज उसको आती रहती है, तो वो काफी परेशान रहता है कि दिन में तो परेशान है ही है विजिटर से, रात को भी वो शांति से नहीं सो सकता। इसलिए अब वो भगवान की तरफ ऊपर जो है स्काई में स्टार्स की तरफ वो देखता रहता है। ही स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूर के देखना, है ना, विद हिज ब्रिलियंट आईज, और अपनी तेज आंखों से, चमकदार आंखों से, जो बहुत दूर तक के शिकार को, बहुत दूर तक का व्यू देख लेते हैं, अपने ब्रिलियंट आई से वो स्टेयर यानी घूरता रहता है, देखता रहता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, स्टार्स की तरफ, जो स्काई में जो स्टार होते हैं उनकी तरफ वो घूरता रहता है। तो ये उसका है कि टाइगर किस तरह से वहां पर केज के अंदर, आपको पता है कि चुपचाप, रात को भी उसको शांति नहीं है, रात को भी वो शांति से नहीं सो सकता, वहां पर भी पेट्रोलिंग कार की आवाज उसको आती रहती है, परेशान होता है वो। और लेकिन क्या करे, कम मजबूर होता है, हेल्पलेस होता है, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है, प्रे करता है कि हे भगवान। वो जो क्वेश्चन यहाँ से कई बार बन जाता है कि वो जब स्टार्स की तरफ जब देखता है, ऊपर स्टेयर करता है, तो वो क्या सोच रहा होता है, भगवान से क्या कह रहा होता है ना। इस तरह के क्वेश्चन आए हैं तो ऑब्वियसली उस वो भगवान से यही कह रहा होगा कि हे भगवान, मेरे को जो जंगल के लिए आपने बनाया है, जंगल में रहने के लिए, क्यों मेरे को यहाँ पे आपने बंद कर दिया, और कब मुझे यहाँ से आज़ादी दिलवाओगे, जल्दी से जल्दी मुझे आज़ादी दिलवाओ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें लिटरेरी डिवाइसेस भी देख लेते हैं। एज यूजुअल राइमिंग स्कीम वही है, ए बी सी भी लगा हुआ है। एंजाइनमेंट, अगर कोई लाइन बिना पंक्चुएशन मार्क के आगे बढ़ जाती है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें थर्ड लाइन बिना पंक्चुएशन मार्क के आगे बढ़ी हुई है, ब्रिलियंट आइज के बाद में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसलिए यहाँ पे एंजाइनमेंट लग गया। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन जब कोई दो वर्ड, किसी लाइन के अंदर दो वर्ड सेम अल्फाबेट से या सेम अल्फाबेट की प्रोनाउंसिएशन से स्टार्ट होते हैं तब एलिट्रेशन लगता है। इसमें एच, ही हियर्स, यहाँ पे ही हियर्स पहले ही लाइन जो है स्टेंजा की, ही हियर्स में एच एच से स्टार्ट है, इसीलिए यहाँ पर एलिट्रेशन लगा हुआ है। एसोनेंस, जब कोई वोवेल दो या दो से ज्यादा वर्ड में सेम वोवेल और सेम वोवेल की सेम साउंड अगर यूज होती है, जैसे यहाँ पे विद में आई लगा हुआ है, हिज में भी आई लगा हुआ है, और ब्रिलियंट में भी आई है, तीनों में आई आया हुआ है, आई की प्रोनाउंसिएशन भी ई है यहाँ पर, इसीलिए एसोनेंस लग गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा ये जो पोइम है द टाइगर इन द जू, ये जो लेस्ली नॉरिस ने ये जो पोइम लिखी है, इस लेस्ली नॉरिस की पोइम में टाइगर के बारे में बताया है कि टाइगर जो एक जंगल में रहना चाहिए था, एक इतना पावरफुल, इतना टैलेंटेड और इतना क्लेवर एनिमल होता है, जो हर किसी दूसरे एनिमल का शिकार करने की पावर अपने अंदर रखता है,
टैलेंट अपने अंदर रखता है, उसको हमने, इंसान ने सिर्फ अपने छोटे से थोड़ी देर का जो अम्यूजमेंट होता है, एक एंटरटेनमेंट होता है, थोड़ी देर की जो खुशी होती है, उसके लिए हमने उसको बंद कर दिया पिंजरे में। वो कितना हेल्पलेस, कितना एगोनी फील करता है, कितना एक तरह से निराश और हेल्पलेस फील करता है कि भाई मैं कुछ कर नहीं कर सकता, इतना सब कुछ, इतनी पावर होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकता। कितना दुखी होता होगा उसका मन जो लंबे समय तक हम उसको वहां पर बंद रखते हैं। तो ये जो दोनों सिचुएशन की, अगर जब हम एनिमल्स को पिंजरों में बंद रख देते हैं, जो और वो कैसा फील करते हैं, कैसी जिंदगी जीते हैं, और वही एनिमल को जब हम खुले में रखते हैं तो वो किस तरह की एक नेचुरल लाइफ स्टाइल वो जीते हैं। तो यहाँ पर लेस्ली नॉरिस कहीं ना कहीं जो वाइल्ड एनिमल है उनके लिए काफी कंसर्न फील करती हैं, और हमको ये बताती हैं, हमको ये शो करते हैं लेस्ली नॉरिस कि हमें जो ये एनिमल्स हैं इनको पिंजरों में बंद नहीं करना चाहिए अपनी थोड़ी देर की खुशी के लिए। यही वो मैसेज देना चाहती है इस पोएम के थ्रू। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने देखा, मैंने सारा आपको स्टोरी आपको समझा दिया लाइन टू लाइन। मुझे पूरी उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ गई होगी ये। अब है कि इससे क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो अभी तक जितने बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं इस पोइम, ये बुक के बनने के बाद, और इस पोइम में से कितने सारे क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस और आने वाले जो बोर्ड एग्जाम में उसमें कौन कौन से प्रोबेबली क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें से वो सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं उनको लिखने का सही तरीका वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लिखने का सही तरीका बहुत मैटर करता है। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, और सारे जो लेसन्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको सबको बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके समझ लेते हैं, आंसर भी आपको आता है। लेकिन कई बार एक छोटी सी गलती हम कर जाते हैं आप लोग, कि एग्जाम में जब आंसर लिखते हैं तो उसको लिखने का सही तरीका यूज नहीं करते। उससे जो एग्जाम में जो इवेलुएटर्स होते हैं, क्योंकि इवेलुएटर्स को जो आंसर्स को चेक करने के लिए जो पैरामीटर मिलते हैं, वो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली वो चेक करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली जब वो चेक करते हैं तो आपका आंसर्स का जो लिखने का तरीका है वो सही नहीं होता, और उसकी वजह से मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी स्टूडेंट के साथ में ऐसा हो, इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाए, बहुत दुख होता है। कई बार मैं भी कई कॉपी चेक करने के लिए गया हूँ, जाता हूँ एवरी ईयर। तो हमको काफी दुख होता है जब बच्चा पूरा उसका कंटेंट उसने लिखा लेकिन सही तरीके से नहीं उसने लिख पाया, उस वजह से उसके कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाते। तो डियर स्टूडेंट्स, आप से मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप जो अगला मेरा वीडियो होगा जिसमें मैं सही तरीका आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना होता है आंसर्स, वो आप जरूर देखें। लेकिन उसके पहले आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि जो अगला वीडियो है वो अपलोड हो चुका है। बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगा, इसी प्रॉमिस के साथ में मैं आज आपसे इजाज़त चाहता हूं, और आपको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।